अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कतर में भारत सरकार की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया। इनमें से 7 लोग भारत लौट भी आए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है। हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत ने इससे पहले इन भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। दोहा में भारत के राजदूत ने गिरफ्तार किए गए इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों से अक्टूबर 2022 में मुलाकात की थी। मार्च 2023 में अदालत ने कई जमानत याचिकाओं में से दायर आखिरी याचिका भी खारिज कर दी। मार्च के अंत में ही मुकदमा शुरू हुआ और 26 अक्टूबर को इन सभी पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सजा पाए लोगों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात भी की थी। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश कतर में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहे थे। अहम बात यह है कि ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर जाने से एक दिन पहले हुई है। इन सबके बीच रिहा हुए पूर्व नौसैनिक पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद ही आज वो सकुशल लौटे। वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। इट इज़ ओनली पॉसिबल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। इट वुडंट बी। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। Very happy to be back and it's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. And we're thankful so much for the Government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India at the bottom of our heart. करीब 18 महीनों के इंतजार के बाद आज ये लोग अपने भारत, अपने वतन पर वापस पहुंचे हैं। और मीनाक्षी लेखी ने कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और 7 की वतन वापसी को प्रधानमंत्री की कूटनीतिक जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से इन पूर्व भारतीय नौसैनिकों की स्वदेश वापसी संभव है। कतर की जेल में बंद भारतीय नौसैनिकों की भारत में वापसी हुई है। हम कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत देखते हैं? ये बहुत बड़ी जीत भी है और बहुत ही विनम्र भाव से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और कतर के अमीर का भी, जिन्होंने इस निर्णय को रिवर्स किया। हर भारतीय के मन में बहुत अधिक प्रसन्नता होगी और साथ ही उन सब के मन में भी जो इस विषय से जुड़े हुए लोग रहे और हर भारतीय के मन में प्रसन्नता होगी जब कोई भारतीय का जीवन बेहतर होता है, वापस आते हैं तो परिवार में खुशी का माहौल होता है। तो वो चारों तरफ वो खुशी का माहौल है। मुझे आपके चेहरे से भी प्रसन्नता दिखाई दे रही है। जो भाव एक आत्मीयता का है उसको बहुत शक्ति प्रदान हुई है
और व्यक्तिगत हस्तक्षेप प्रधानमंत्री जी का जो है वो इस बदलाव के लिए जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी ने इसमें कूटनीतिक पहल की और उसका भी एक बड़ा असर इसमें देखने को मिला। जी, वो जब वो खुद जाके मिले और खुद उन्होंने बात की तो वो सब दिखाई दे रहा है। और बहुत उतार चढ़ाव थे इस मामले में और बावजूद उसके वो लोग वापस आए हैं। और कतर के जो अमीर हैं उन्होंने उनका भी आभार कि उन्होंने ये बात जो है वो रखी। भारत विदेश नीति की एक बड़ी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि विश्व में कहीं भी भारतीय अगर नागरिक फंसे हों या फिर परेशान हों तो उसमें विदेश मंत्रालय का भी लगातार उसमें एक्टिविटी रहती है। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, कभी आप ध्यान से दें तो पता चलेगा कि हर वक्त उनका यही कहना है कि मुझे जो मान सम्मान मिलता है क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों की शक्ति और क्षमता मेरे साथ है। और साथ में किसी भी एड्रेस में आप सुने वो कहते हैं मेरे परिवारजन, तो वो अपने आप को एक मुखिया के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में देखते हैं, परिवार के बड़े के रूप में देखते हैं। तो सबकी जिम्मेवारी को भी अपने कंधों पर लेकर बढ़ते हैं और नतीजे हम सबके सामने हैं। और ऐसा परिवार का मुखिया हो तो सबकी हिम्मत वैसे ही ढाढ़स बन जाती है। तो ऐसे इस मामले में ख़ास तौर पर काफ़ी उतार चढ़ाव थे भावनाओं के भी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप हुआ तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी और जो भी कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। धन्यवाद। तो तमाम उतार चढ़ाव के बाद जो प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से हस्तक्षेप इसमें हुआ और उसके बाद ये कूटनीतिक तरीके से ये तमाम जितने भी नौसैनिक थे उनको वापस कतर से भारत लाने में सफलता हासिल हुई। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यकीनन एक हर्ष का पल, एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की कतर की जेल में बंद भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के कारण दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया था और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है। ये मोदी सरकार है। तभी तो ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से लगभग 27,000 भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हुआ हो या संकट आया हो, भारत के लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाया गया। और भारत ने आज तक कई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर विदेशी सरजमी से भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी बचाया है। आइए नजर डालते हैं इन अभियानों पर। ऑपरेशन अजय 2023। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने 12 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। इसमें 1300 भारतीय भारत लौटे थे। ऑपरेशन कावेरी साल 2023। सूडान में चल रहे गृह युद्ध में भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक अभियान था। यह अभियान 24 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था और इस अभियान के तहत 17 भारतीय वायुसेना की उड़ानों और 5 भारतीय नौसेना के जहाजों की मदद से कुल 3,862 भारतीयों को सूडान से निकाला गया। 2022 अगर साल की बात करें तो ऑपरेशन गंगा, जब यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन चलाया गया। इस बचाव अभियान के माध्यम से 22,000 से अधिक भारतीय छात्रों को सकुशल घर वापस लाया गया। रूसी सेना द्वारा हमलों की एक श्रृंखला शुरू करने के बाद तथा यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद साथ ही वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के बीच यह अभियान प्रारंभ किया गया था। मिशन वंदे भारत साल 2020। कोरोना वायरस के कारण वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध होने से विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु वंदे भारत मिशन चलाया गया। इस मिशन के तहत कई चरणों में 30 अप्रैल 2021 तक लगभग 12 लाख से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु साल 2020। ये कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को
विदेशों से घर वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में एक नौसैनिक अभियान था। इसके तहत 3,992 भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते उनकी मातृभूमि में सफलतापूर्वक वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व, एरावत, शार्दुल तथा मगर ने इस ऑपरेशन में भाग लिया, जो 55 दिनों तक चला और इसमें समुद्र द्वारा 23,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा शामिल थी। साल 2019 विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन ने अपने MiG-21 लड़ाकू विमान से पाकिस्तान के आधुनिक F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। इस घटना में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उन्हें POK के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 1 मार्च 2019 को भारत लौटे थे। पाकिस्तान में करीब 60 घंटे बिताने के बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया था। ब्रसेल्स से निकासी। साल 2016। मार्च 2016 में बेल्जियम जेवेंटम में ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर तथा मध्य ब्रसेल्स में मालबीक मेट्रो स्टेशन में एक आतंकवादी हमले की चपेट में वो आ गया था और इसके तहत जेट एयरवेज की फ्लाइट से 28 क्रू मेंबर्स समेत कुल 242 भारतीयों को भारत लाया गया। ऑपरेशन राहत। साल 2015। वर्ष 2015 के यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राहत के अंतर्गत यमन से 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों के साथ 4,640 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। यह अभियान वायु मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों से संचालित किया गया था। ऑपरेशन मैत्री। साल 2015। वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप में बचाव और राहत अभियान के रूप में ऑपरेशन मैत्री का संचालन भारत सरकार और भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने लगभग 5,188 लोगों को निकाला था, जबकि लगभग 785 विदेशी पर्यटकों को पारगमन वीजा प्रदान किया गया था। और इस विशेष खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान प्रोफेसर स्वर सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन मिड डे प्राइम में। अगर हम बात करें आज की इस बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत की, एक ये मामला पेचीदा था, बहुत मुश्किलें थी इसमें, एक लंबा समय लगा, लेकिन जो लगातार प्रयास रहे भारत के, आप सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया आज ये जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, आज वो उनकी वतन वापसी हुई है, जिस तरह से हमने उनको सुना कि एक लंबे इंतज़ार के बाद करीब 18 महीने के बाद आज वो वतन वापस आए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो ये खुशी की और गर्व की बात है कि भारत अपने नागरिकों को इस तरह से बचाकर वापस देश ला सकता है, उसका एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण है। और ये नतीजा है लगातार भारत की जो विदेश नीति में बदलाव आया है उसी का। अब देखें कि पिछले 10 वर्ष में लगातार प्रधानमंत्री यहाँ भी जाते हैं तो भारतीय नागरिकों से, भारत मूल के लोगों से लगातार अक्सर ऐसा कहते हैं कि पासपोर्ट का रंग मायने नहीं रखता है, उनका रिश्ता यदि भारत से है तो उन सभी भारतीयों को, भारतीय मूल के नागरिकों, लोगों को कहीं भी हो, उनको उनकी सलामती, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण की जिम्मेदारी भारत लेगा। ये संदेश लगातार विश्व भर में जा चुका है। और जब तक बात करते हैं हम ये मध्य पूर्व एशिया की, यहाँ करीब मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास भारतीय और भारतीय मूल के लोग इन कई देशों में रहते हैं, तो अक्सर खबरें ऐसे सुनते थे हम कि इस साल 200 भारतीय नागरिक मारे गए एक खास देश में, उसमें कतर का नाम भी आता था। पर लगातार ये कोशिश जो है कि उनको सुरक्षा मिले, रक्षा मिले, और यदि कानूनी सहायता की जरूरत है वो भी उनको लगातार मिलनी चाहिए। ये लगातार जो बदलाव आया है उसी का एक नतीजा ये है। और ये हमारे जो समझ में बदलाव आया है वो केवल इसलिए ही नहीं कि वो भारतीय हैं और खून का रिश्ता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखें कि
जितना भारतीय लोग वापस रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं हर साल, वो पूरे विदेश से जो हमारे यहाँ निवेश होता है, जब विदेश से जो वित्तीय सहायता भारत को मिलती है, उससे ज्यादा है। तो वो न केवल हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे विकास से जुड़े हुए हैं सब भारतीय, और विकास में लगातार वो न केवल तकनीक के हस्तांतरण में या वहां से तालमेल अच्छा बनाने में, पर खास जो वित्तीय सहायता है एक तरह से रेमिटेंसेस की, उसके नजरिए से भी ये लोग बहुत अहम हिस्सा है भारत की बदलती तस्वीर का। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत तौर पर पहल करने की कोशिश की कि किस तरह से इन नागरिकों को वहां से बचाया जाए। और बहुत ही जटिल, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल हालात, उनको मृत्युदंड मिल चुका था, बिल्कुल बहुत फिर पेचीदा उसको था ये मामला। शुरुआत में शुरुआत की अगर हम बात करें, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखें, तो जो शुरुआत में जो विकल्प सबसे पहले सामने आए थे कि एक कानूनी पहल होगी, राजनयिक रूप से के माध्यम से उन तक पहुंच बनाई जाए। शुरुआत से ही एमईए की तरफ से भी बहुत ही संतुलित और बैलेंस तरीके से इनके स्टेटमेंट सामने आए कि किस तरह से पूरी कोशिश है और कि किस तक सबसे पहले उनके पहुंच बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कतर के कानून भी काफ़ी सख्त हैं। तो ऐसे में ये जो मामला था थोड़ा हटके था, अलग था, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसकी एक झलक आज पूरा विश्व देख रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये भारत की जो कोशिश है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने नागरिकों को वापस लाते हैं रेस्क्यू करके, तो कई बार दूसरे देश के नागरिकों को भी हम इस तरह की सहायता देते हैं, उनको भी अपने साथ वहां से मुश्किल के जो हालात हैं उनसे निकाल कर बाहर लाते हैं। तो भारत की एक जो छवि है कि भारत अपने नागरिकों का कितना ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण जो भारत का है, किस तरह से दूसरे देशों को भी इस तरह की सहायता, उनके नागरिकों को भी सहायता भारत दे सकता है। तो ये भारत का जो तरीका है विदेश नीति चलाने का, विश्व से जुड़ने का, एक तरह से कुछ क्षेत्रों में अपना नेतृत्व दिखाने का, वो बिल्कुल सोच अलग है। ये इससे एक तरह से सामने नजर आता है। और उसमें ये बड़ी खास उदाहरण, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इतना जटिल मुद्दा था कि उनको मृत्युदंड मिल चुका था, और इतना आसान नहीं होता कि आप इतनी जल्दी उसको जेल टर्म में कन्वर्ट कर दें, फिर उनको रिलीज भी करा लें और भारत वापस भी ले आए। मध्य पूर्व एशिया के कुछ देशों के कानून, जैसा आप जानती हैं, बहुत जटिल है, वहां उनका जो जस्टिस सिस्टम है वो उतना आसान नहीं है। पर यह बात अलग है कि काउंसिलर लेवल की जो हम हमेशा से हस्तक्षेप करते थे, उसके अलावा जो आज राजनीतिक तौर पर जो एक तरह से पहल हुई है, शुरुआत हुई है, कोशिश हुई है, वो उसको एक अलग स्वरूप देता है। वो यही दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के या भारतीय मूल के लोगों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है विश्व भर में, और उसका बहुत फायदा हमें मिलने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व में जो भारत की छवि है, जो भारत की एक तस्वीर है, वो बदलती हुई नजर आती है। उसमें एक बहुत ही मील का पत्थर इसको कह सकते हैं कि आपने इस तरह से 9 अपने नागरिकों को वहां से इतने जटिल समस्या में फंसे होने के बावजूद उनको वापस इतनी जल्दी अपने देश वापस ले आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि और भी जितने आज, ऐसा आप बार बार सुनते हैं संसद में बहुत से इन प्रश्नों का उत्तर हमारे विदेश मंत्री दे चुके हैं। आज ऐसा सोचा जाता है कि करीब 9000 से ज्यादा भारतीय लोग जो हैं वो विश्व में अलग अलग जेलों में हैं। तो उन सभी का उत्साह भी बढ़ता है इस एक तरह से भारत को देखकर कि शायद उनके लिए भी कुछ भारत पहल करेगा और उसका कुछ अच्छा असर निकलेगा। तो ये पूरा जो भारत का छवि है उसमें बदलाव है। जो भारत के नागरिक जेलों में हैं उनको एक और एक उत्साह का माहौल, उनको उत्साह मिलता है इससे। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो भारत की बदलती हुई छवि है, भारत की जो विदेश नीति में बदलाव है, बिल्कुल। उसी का प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ पर उनके वतन वापसी के लिए कतर के अमीर की भी सराहना की जा रही है, उनको भी धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने इनकी रिहाई मुमकिन की। लेकिन जब से हम पिछले 10 वर्षों में आप देख सकते हैं एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर हुआ है। भारत की विदेश नीति में छवि जो बदल रही है वो अलग, यहाँ पर साख बढ़ रही है, भारत का दबदबा बढ़ रहा है, भारत का रुतबा बढ़ रहा है। जिस तरह से जो शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि बिल्कुल नामुमकिन है, उसको यहाँ भारत ने मुमकिन कर दिखाया। किस तरह हुआ उस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार कोशिश, पुरजोर कोशिश और अपने नागरिकों की जो पूरे विश्व में कहीं भी हैं, एक बड़ा संदेश यहाँ पर उन तमाम भारत वंशियों को जा रहा है जो पूरे विश्व में यहाँ मौजूद हैं, साथ ही उन तमाम देशों को भी, कि भारत अपने नागरिक को किसी भी जो मुश्किल में है, फंसे हैं,
पूरे विश्व में कहीं भी उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। किस तरह से देखते हैं जो एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर भारत की विदेश नीति में और ये जो डिप्लोमेसी में कूटनीतिक जो भारत का अंदाज रहा है, जो पॉलिसीज रही हैं जो हाल के वर्षों में। आपने जैसा अभी कहा कि भारत की छवि, भारत की प्रसिद्धि जो है वो बदल रही है और कभी-कभी हम उत्साह में दबाव उसको कह देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का नेतृत्व विश्व में कहीं भी अपना दबदबा बनाना चाहता है। भारत की जो एक तरह से बढ़ती हुई साख है, वो जाहिर है कि उसमें पूरा बदलाव आया है। आपने कई बार देखा कि जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स करते हैं बहुत से एजेंसीज, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को अक्सर दिखाया जाता है कि वो भारत के सबसे बड़े प्रसिद्ध नेता हैं विश्व में आज वो। तो वो एक तरह से फिर वो हमेशा कहते हैं कि वो उनकी जो बढ़ती हुई साख है वो भारत के 140 करोड़ लोगों की वजह से है। तो भारत का जो ये बदलता हुआ जो रुझान है विश्व के प्रति और ठीक उसी तरह विश्व का जो बदलता हुआ रुझान है भारत के प्रति, उसमें मुझे लगता है लगातार हम बड़ी तेजी से बदलाव आता देख रहे हैं। और वो एक तरीका है भारत का कि वो कई पहले भी जो महाशक्तियां उभर कर सामने आई हैं, ठीक वैसी शक्ति की तरह से भारत नहीं उभरा। भारत बड़ी अलग तरह से एक अलग तरह की शक्ति की तरह से उभर रहा है, जहां उसका अब देखें मध्य पूर्व एशिया में भी जो देश आपस में बातचीत नहीं करते हैं वो सभी भारत से बातचीत करते हैं। तो ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि ये जो उसका असर है वो बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे नजर आएगा। बहुत सी चीजें हम कभी कभी खबरों में नहीं भी देखते हैं, पर उनका असर आप इस तरह की जो अचानक कुछ खबर आती है कि 8 लोगों को मृत्युदंड मिला था और अब उनको छोड़ दिया गया है, तो ये उसी लगातार कोशिश का और लगातार जो सोच में बदलाव है उसी का असर ये है। और ठीक इसी तरह से भारत को तैयार करना होगा विश्व के लिए और विश्व को धीरे धीरे तैयार होना होगा भारत के लिए। तो मुझे लगता है ये लगातार जो रोजमर्रा की जीवन में जो कोशिश है, चाहे वो मंत्रालय की हो, लोगों की हो, नेतृत्व की हो, उसका ये असर आप देख रही हैं कि ये बदलाव लगातार असरदार होता हुआ नजर आता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जिस तरह से अगर हम इस वक्त विश्व में जो पावर इक्वेशंस की बात करें, कई बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन हमेशा भारत ने जो अपना संतुलन है उसको बनाए रखा। अगर कहीं पे मुश्किल स्थिति भी रही जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है, किस लिहाज से उसको देखते हैं? भारत और कतर के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं हाल के वर्षों में, और भी प्रगाढ़ता उसमें आई है। COP28 के मंच पर जिस तरह से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व मिले और अभी 2 दिन के बाद भारत प्रधानमंत्री की 13 तारीख से UAE की यात्रा भी है, उस लिहाज से भी इस खबर को कितनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है? और जो भारत की जो बैक डिप्लोमेसी रहती है इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो विश्व में जो पावर इक्वेशंस हैं विभिन्न देशों के बीच में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, संतुलन। भारत की विदेश नीति में लगातार, शायद ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन का एक नतीजा है कि संतुलन बनाए रखना, चाहे वो रोजमर्रा के जीवन में हो या फिर वो विदेश नीति में हो, वो संतुलन बनाए रखने से हम लगातार बड़ी दूर तक अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं। आपने हाल ही में देखा कि इजराइल का जो गाजा में युद्ध है या रशिया का यूक्रेन में युद्ध है, लगातार बड़ी शक्तियों के दबाव के बावजूद भी भारत ने अपना संतुलन नहीं खोया, संतुलन बनाए रखा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैं जैसे कह रहा था कि मध्य पूर्व एशिया में भी जो देश आपस में तनाव में होते हैं और उनका लगातार जो तालमेल है भारत से उसका बना रहता है, सभी का तालमेल बना रहता है, चाहे वो इजराइल हो, UAE हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, सभी का तालमेल भारत से अच्छा है। और यही एक तरह से जो तरीका है भारत का, तो वो अपनी बात को आगे तक ले जाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो उसका असर कभी कभी नजर आता है, कभी कभी बहुत अच्छा असर सामने नजर नहीं आता, उसका धीरे धीरे बदलाव नजर आता है उसमें। तो ये जो बड़ी शक्तियों का धीरे धीरे इस बात को समझना और मानना है कि भारत किसी भी बड़ी शक्ति का पिछलगू नहीं बनेगा, क्योंकि भारत तो अपने आप में बढ़ती हुई उभरती हुई एक बड़ी शक्ति है, पर वो सैन्य शक्ति या किसी दबदबा बनाने के तरीके से, दबाव बनाने के तरीके से बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो उदाहरण खड़ी करके आप देखें कि ये पर्यावरण के मुद्दे पर भारत ने जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, इतना सक्सेसफुल है वो आज। उसके बाद वो डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कोएलिशन ऑफ बायोफ्यूल्स की बात की।
उदाहरण पेश करके कि हम किस तरह से योगदान कर सकते हैं किसी चुनौती से लड़ने में, अपनी बात उस तरह से उदाहरण के तौर पर पेश करके मनवाने का जो तरीका है, वो संतुलन के साथ जब जुड़ता है तो मुझे लगता है उसका धीरे-धीरे इम्परसेप्टिबल तरीके से बहुत अच्छा असर सामने आता है। और जहाँ कभी आवश्यकता होती है, तो सीधी पहल भी करते हैं प्रधानमंत्री। जैसे हम कह रहे हैं कि इस मुद्दे में समस्या ज़्यादा जटिल थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे, तो सीधा उन्होंने एक तरह से शुरुआत जो पहल की प्रधानमंत्री ने, और असर सामने है। और मुझे लगता है कि ये उनकी यूएई की यात्रा के पहले ये खबर आना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ का जो नेताओं से, लोगों से तालमेल होगा, उसमें एक तरह से उत्साह का माहौल बनेगा कि देखिए आपस के तालमेल से किस तरह से देश अपनी जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। किस तरह से भारत का तालमेल कतर के साथ या यूएई के साथ बहुत ही सुदृढ़ है, अच्छा है, और आपसी समझ अच्छी है, और जितना भी जटिल समस्या हो उसको बैठकर बातचीत हम करके सुलझा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है यात्रा से ये पहले खबर आना अपने आप में एक और उसमें उत्साह का माहौल बना देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बढ़ती साख है, जो उनकी बढ़ती विश्वसनीयता है, उसकी एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश की जब हमारे जो पूर्व नौसैनिक हैं वो कतर से छूटकर यहाँ पर भारत उनकी वतन वापसी हुई है। और एक बार फिर ये संदेश पुरजोर तरीके से भारत ने साफ कर दिया पूरे विश्व में, जहाँ भी अगर कोई भारतीय फंसा है तो उसके लिए उसका देश खड़ा है उसके साथ।